लास्ट टाइम पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस स्टार्ट किया था। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आपका था कि सॉल्ट के रिएक्शन वाटर से कराते हैं, वाटर के थ्रू वो हाइड्रोलाइज होता है और हाइड्रोलाइज होने के बाद, अच्छा एक सेकेंड, अभी गुड आफ्टरनून। सॉल्ट जो है वो क्या होता है, वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोलाइज हो जाता है और हाइड्रोलाइज होने के बाद आपका एसिड और बेस क्रिएट होते हैं। इस प्रोसेस को हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहते थे। और आपका ये जो होता है ये रिवर्स प्रोसेस होता है किसका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। इसमें भी दो तरीके की हाइड्रोलिसिस हमने डिस्कस करी थी, एक को बोलते हैं कैटायनिक और दूसरे को बोलते हैं एनायनिक। जब कैटायन हाइड्रोलाइज होता है तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस बोलेंगे, और जब आपका सॉल्ट का एनायन हाइड्रोलाइज होगा तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। और जब दोनों हो जाएंगे तो कैटायनिक एनायनिक दोनों बोल देते हैं। तो होता कैसे, कौन हाइड्रोलाइज होगा कौन नहीं होगा, इसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए, जिसकी हम बात पहले कर लेते हैं थोड़ा सा, कि कौन सा एसिड वीक है, कौन सा एसिड स्ट्रांग है। अगर हम बेस की बात करें तो कौन सा बेस वीक है और कौन सा बेस स्ट्रांग है। अगर ये हमें पता होता है तो हम इससे पता लगा लेते हैं कि हाइड्रोलिसिस कैटायनिक होगी या एनायनिक। क्यों, क्योंकि जो स्ट्रांग वाले होते हैं, स्ट्रांग वाले जो होते हैं इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाती है। अगर कोई सॉल्ट ऐसा बना है जो स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस से बन गया तो हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगा उसका। लेकिन अगर कोई कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का मतलब अगर ये स्ट्रांग है इसके साथ एक वीक आ गई चीज, वीक बेस आ गया, या ये वीक है इसके साथ ये आ गया, तो इस कॉम्बिनेशन में हाइड्रोलिसिस हो जाती है। या दोनों वीक आ गए तो हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। तो अगर हम पहले बात करें, थोड़े से कुछ ध्यान लेते हैं कि कौन सा एसिड वीक होगा। जैसे एसिटिक एसिड की बात कर लो तो ये वीक एसिड में काउंट होता है। जैसे अगर हम बात करें कार्बोनिक एसिड की, उसको हम बोलते हैं H2CO3। तो H2CO3 भी जो होता है वो वीक एसिड में काउंटिंग होती है उसकी। एसिटिक एसिड हो गया, H2CO3 हो गया, इसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, ये वीक एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर बात करो तो स्ट्रॉन्ग एसिड में हम लोग H2SO4 को लेते हैं, HCl को लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेते हैं, और हम लोग HNO3 को लेते हैं। ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। वीक बेस की अगर बात करो तो वीक बेस में सबसे पॉपुलर हम लोग याद रखते हैं NH4OH, अमोनिया का एक्वस सोल्यूशन, ये भी बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया। इसको हम लोग वीक बेस में काउंट करते हैं। और स्ट्रॉन्ग बेस में अगर देखो तो दो याद रखें हम, NaOH याद रख लें, KOH याद रख लें, ये स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं। इनसे हमारे जो सॉल्ट की बात है वो बच जाती है। और अगर इस तरीके का नहीं दिया होगा तो कुछ ऐसी चीज़ दी होगी जिससे आपको बताएंगे वो क्वेश्चन में कि कौन सी चीज़ स्ट्रॉन्ग है कौन सी चीज़ वीक है। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस की कंडीशन क्या है कि अगर सॉल्ट जो बना हुआ है, जैसे कोई भी सॉल्ट जो बनता है वो एक पॉजिटिव पार्ट और दूसरे निगेटिव पार्ट से मिलके बनता है। एक पॉजिटिव पार्ट होगा उसमें, एक निगेटिव पार्ट होगा। कभी भी अगर हम देखें जैसे HCl है और NaOH है तो इसमें ये H+ है और ये Cl- है। मतलब एसिड का जो निगेटिव पार्ट है इसको देखो, और बेस को अगर ब्रेक करो तो Na+ और OH-, तो ये जब दोनों कंबाइंड करते हैं तो OH- और H+ ये दोनों तो मिलकर के H2O बना लेते हैं, और ये पार्ट मिलकर के क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं।
देख पा रहे हैं आप? तो सॉल्ट में जो NaCl जो सॉल्ट बना है उसमें जो पॉजिटिव पार्ट आया वो बेस से आया और जो निगेटिव पार्ट आया वो एसिड से आया। ये बात सबको क्लियर है? तो याद रखेंगे कि कोई भी जो सॉल्ट बना हुआ है उसमें पॉजिटिव पार्ट कहाँ से आता है? फ्रॉम बेस। और जो निगेटिव पार्ट होता है वो कहाँ से आता है? एसिड से। ठीक है। अब हाइड्रोलिसिस की बात अगर हमें पता लगानी है कि कौन से टाइप की हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो सीधे सीधे हम लोग देख लें कि जो निगेटिव पार्ट है उसमें H जोड़ने पे, जैसे ये निगेटिव पार्ट एसिड से आ रहा है ना, तो अगर इसका एसिड बनाना है तो इसमें H प्लस ऐड कर दो, तो ये BH एसिड बन गया। अब इस एसिड को देख लो, अगर ये वीक है तो क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटी है? अगर ये वीक है तो पॉसिबिलिटी, पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि जो हाइड्रोलिसिस होगी वो क्या होगी आपकी, उसमें क्या होगा, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। इसकी हाइड्रोलिसिस होने का मतलब है कि B माइनस की हाइड्रोलिसिस होगी, और B माइनस की हाइड्रोलिसिस होने का मतलब है B माइनस जो है वो क्या है, एनायन है, तो इसका मतलब एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। ये हमें पता लग गया इससे। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, अपलोड कर देंगे। ठीक, तो इतनी बात समझ में आई कि सॉल्ट में पॉजिटिव पार्ट बेस से आता है और निगेटिव पार्ट कहाँ से आता है, एसिड से। इतनी मोटी मोटी बात पहले दिमाग में बैठाइए, फिर आपको बताएं कि हाइड्रोलिसिस में हम कैसे देखेंगे। अब देखो, जैसे हमारे पास सपोज 4 सॉल्ट दिए हुए, एक NaCl दिया है, एक हमारे पास NH4Cl दिया हुआ है, एक हमारे पास NH4 ये दिया हुआ है, हम लोग ले लेते हैं CH3COONA ले लेते हैं, और एक हम लोग ले लेते हैं CH3COONH4। ठीक है, 4 एग्जाम्पल हमने लिए। ठीक है, अब देखो ये NaCl बना किससे होगा, सोचते हैं। अगर NaOH ले लो आप और HCl ले लो, इसको मिक्स कर दो, तो इससे ही बन सकता है क्या, क्योंकि OH और H तो मिलके H2O बना लेंगे, और Na और Cl मिलके NaCl बना लेंगे। इतनी बात सबको क्लियर हो रही होती है? अब अगर हम इसको देखें NaOH, हाँ तो वही तो बता रहे हैं, वही चीज बता रहे हैं ना। देखो क्यों नहीं रिएक्ट करेंगे, NaOH ये है ना, ये देखो ये NaOH है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये HCl है आपका, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, अब ये दोनों रिएक्ट करके अगर NaCl बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये किससे बने, ये जो NaCl बना है वो किससे बना है, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से। और कोई भी सॉल्ट, ये रूल है, रूल याद रखेंगे कि कोई भी सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ होगा उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। तो इसका मतलब अगर आपको कोई भी ऐसा सॉल्ट दिया जाता है तो आप क्या एज्यूम करोगे कि उसका हाइड्रोलिसिस तो नहीं होगा। क्लियर? अब देखो इसको देख रहे हैं हम लोग NH4Cl को, NH4Cl को अगर देखो तो ये NH4 प्लस पार्ट है और आपका Cl माइनस पार्ट है। ये पता है आपको एसिड से आता है क्योंकि ये माइनस पार्ट है।
ये प्लस पार्ट है तो बेस से आएगा, तो इससे बेस बनाते हैं NH4OH, OH ऐड करके। इससे एसिड बनाना है तो H ऐड कर दो, HCl बन गया। अब ये इसको मैंने बताया कि ये वीक बेस है और ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। अब अगर एक भी चीज इसमें से वीक हो गई या दोनों चीजें वीक हो गई तो हाइड्रोलिसिस होगी। ठीक है, और हाइड्रोलिसिस भी होती किसकी है? हाइड्रोलिसिस होती है वीक वाले पार्ट की। इसका मतलब ये जो NH4+ है ना, इसका होगा हाइड्रोलिसिस। और अगर पॉजिटिव की हाइड्रोलिसिस होगी तो पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं। तो ये जो हाइड्रोलिसिस होगी ये कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस। देखो हम बताना चाह रहे हैं कि सॉल्ट को देख करके आप कैसे पहचानोगे कि कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो रही है, एनायनिक हो रही है, या दोनों हो रहा है। ठीक है, दोनों चीज़ें हाइड्रोलाइज हो रही है, कैटायन एनायन दोनों। तो सबसे पहला हमने NaCl लिया। NaCl को हमने देखा कि ये NaOH और HCl से बना है, इसमें ये दोनों पार्ट स्ट्रांग है। स्ट्रांग बेस और स्ट्रांग एसिड से जो भी सॉल्ट बना हुआ होता है उसकी हाइड्रोलिसिस होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम देखते हैं उसको सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन, इसका जो सोल्यूशन आप देखोगे ना, NaCl को जब वाटर में आप डिजोल्व करोगे तो Na+Cl- H+OH- अलग अलग होंगे बिल्कुल। तो ये एक दूसरे के साथ एसोसिएट नहीं होंगे, हाइड्रोलाइज नहीं करेंगे। लेकिन जब यहाँ पे देखो NH4Cl को, तो इसको अगर ब्रेक करके देखो तो ये NH4+ और Cl- से बना है। अगर हम ध्यान से देखें कि ये किस बेस से बना होगा और किस एसिड से बना होगा, तो इससे बेस बनाना है तो OH जोड़ देते हैं और इससे एसिड बनाना है तो H जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे NH4OH बन गया, यहाँ HCl बन गया। अब इसको मैंने आपको बताया कि ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर कोई चीज पार्ट वीक है तो उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, उसको वाटर हाइड्रोलाइज कर देता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वीक बेस है, तो यानी कि ये वाला जो पार्ट है प्लस वाला, ये हाइड्रोलाइज होगा। और जब कभी भी पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोलाइज होता है तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस बोली जाती है। क्लियर? और कोई भी पार्ट जो स्ट्रॉन्ग है, फाइनल सॉल्यूशन का नेचर वैसा ही होता है। तो अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि फाइनल सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा, तो आप ध्यान रखेंगे ये वीक है ये स्ट्रांग है, तो जो स्ट्रांग होगा उसकी तरीके का नेचर होगा। तो स्ट्रांग एसिड है तो फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक होगा। ठीक है, अब ये तीसरा केस देखते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर देखो तो ये दो चीज़ों से बना है, CH3COO- और Na+। आपको पता है कि पॉजिटिव पार्ट बेस से आता है तो इससे बेस बना लेते हैं, NaOH बन गया। और निगेटिव पार्ट एसिड से आता है, सॉल्ट का निगेटिव पार्ट एसिड से आता है तो इसमें H+ ऐड करके एसिड बना लेते हैं। अब ये है एसिटिक एसिड, इसको मैंने वीक एसिड की कैटेगरी दी है, और ये है NaOH, इसको मैंने स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी दी है। ये याद करने पड़ेंगे आपको, कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। अब यहाँ पे देखो ये वीक हो गया एसिड और बेस हो गया स्ट्रॉन्ग। अब जो चीज़ वीक होगी उसी का होगा हाइड्रोलाइसिस, आपको बताया मैंने। तो इसका मतलब इसकी होने वाली है हाइड्रोलाइसिस। और ये निगेटिव की हाइड्रोलाइसिस होगी, निगेटिव को हम एनायन बोलते हैं, तो ये एनायनिक हाइड्रोलाइसिस होगी। और अगर आपसे पूछा जाए कि फाइनल सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा इस सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस के बाद, तो फाइनल सॉल्यूशन कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो बेसिक होगा। क्लियर होती है बात? अब नेक्स्ट वाला देखो, जैसे ये है, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये दो पार्ट में ब्रेक होगा, CH3COO- और NH4+। अब निगेटिव एसिड से आता है तो इससे एसिड बना देते हैं, CH3COOH जोड़ देते हैं, इससे बेस बना देते हैं NH4OH। अब यहाँ पे ये भी वीक है, ये वीक एसिड है और ये वीक बेस है, दोनों चीज़ें वीक आ गई। जब दोनों चीज़ें वीक आ जाती हैं तो अप्रॉक्सीमेटली सोल्यूशन अप्रॉक्स न्यूट्रल रहता है,
हाइड्रोलिसिस दोनों की होती है, कैटायनिक एनायनिक दोनों हाइड्रोलिसिस होगी, क्योंकि दोनों वीक है तो दोनों की हाइड्रोलिसिस होगी। फाइनल सॉल्यूशन अगर हम देखें तो अप्रॉक्स अप्रॉक्स इसमें न्यूट्रल रहता है, दोनों ही आपके क्या हो गए, वीक हो गए। मतलब दोनों स्ट्रांग हो गए तो भी फाइनल सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, और दोनों वीक होंगे तो फाइनल सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर इस दोनों स्ट्रांग हैं तो हाइड्रोलिसिस नहीं होती, तो वो सॉल्ट वैसे का वैसा ही रहता है और न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाता है। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? तो अब आगे बात की जाए। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से एक तो क्वेश्चन आता है आपका कि फाइनल सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, कौन सी कैटायनिक हो रही है, कौन सी एनायनिक हो रही है। दूसरा जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो आता है, आप हाइड्रोलिसिस हो रही है तो आप पीएच कैसे निकालोगे, पीएच कैलकुलेशन कैसे करोगे। तो उसके लिए एक पैटर्न हम लोग समझते हैं थोड़ा सा, कि सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस हो रही है तो किस तरीके से चीज़ें होंगी। डेरिवेशन नहीं करना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसको समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे इसको। अगर हम बात करें कि सॉल्ट है, मान लीजिए वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ। इसके कुछ एग्जाम्पल भी याद रखते हैं हम लोग। CH3COO Na हो गया, इसमें Na2CO3 हो गया, K2CO3 हो गया, Na3PO4 हो गया। इसमें वीक एसिड है CH3COOH और स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, इससे बना हुआ है। इसको अगर देखो तो ये NaOH और वीक एसिड है H2CO3, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं इसको। इसमें KOH से बना है और H2CO3 से। इसको अगर देखें तो NaOH और एक एसिड होता है H3PO4, उससे। तो ये कॉम्बिनेशन, अगर इस तरीके के कॉम्बिनेशन हमें दिखते हैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के, तो मैंने आपको क्या बताया, हाइड्रोलिसिस किसकी होगी, एसिडिक पार्ट की होगी। और एसिडिक पार्ट कौन सा होता है, निगेटिव। ये निगेटिव पार्ट दिख रहा है इसमें, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। यहाँ पे किसकी होगी, CO3-2 की, यहाँ पे CO3-2 की, यहाँ पे PO4-3 की, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। तो निगेटिव पार्ट के हाइड्रोलिसिस को हम एनायनिक हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो मतलब हाइड्रोलिसिस बोला जाएगा एनायनिक। अब होगा कैसे देखते हैं, और फाइनल सॉल्यूशन एल्कलाइन होगा, बेसिक होगा। अब हम देखते हैं कि भाई ये चीज होगी कैसे। अगर हम देखें, सपोज मान लो हमने पहला एग्जांपल लिया, ये वाला CH3COONA वाला। ये वाटर से, हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर से रिएक्शन होता है, ठीक। अब ये ब्रेक होगा CH3COOH में Na+ और OH-। अब आप बोलोगे रिएक्शन हो रहा है, तो ये CH3COO- था और Na+ था, और ये था H+ और ये था OH-। तो हाइड्रोलिसिस का बेसिक जो मतलब होता है वो ये होता है कि जैसे सॉल्ट का निगेटिव पार्ट है ना, तो उसको पॉजिटिव पार्ट कवर अप करे, और जो पॉजिटिव पार्ट है उसको निगेटिव पार्ट कवर अप करे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, इसको तो H+ कवर अप करता है, लेकिन Na+ और OH- ये दोनों मिलके स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के फॉर्म में नहीं मिलते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में NaOH के फॉर्म में इसलिए नहीं मिलते क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस बना रहे हैं। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, 100%
आयनाइज होता है। आयनाइज होने का मतलब वो आयंस में ब्रेक होगा। तो अगर सॉल्यूशन में आप ले रहे हो, वाटर है तो सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन है तो ये आयंस के फॉर्म में ही रहेंगे, ये कंबाइंड फॉर्म में नहीं आएंगे। तो ये Na+ और OH- के फॉर्म में रहेगा। लेकिन CH3COO- ये वाला जो आयन है ये H+ के साथ कंबाइंड करके ये बना लेगा। तो आप बोलेंगे इसकी हो गई हाइड्रोलिसिस। क्लियर है बात? अब अगर हम एक जनरल इक्वेशन की बात करें, जनरल बात करें कि निगेटिव वाले पार्ट की हाइड्रोलिसिस हो रही है और कैसे कैसे हो रहा है, एक जनरल बात की जाए, तो जनरल बात अगर हम करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो, यहाँ पे अगर हम देखें, Ba कोई सॉल्ट है, ये वाटर से रिएक्ट करता है और बनाता है मान लो Ha और BOH, ये बनाता है। ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया, ये सॉल्ट है, ये हाइड्रोलिसिस हो रही है। ठीक, तो इसके लिए अगर आप K लिखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, तो क्या लिखोगे? Ha, BOH, Ba, H2O, ऐसे लिख सकते हो। और H2O को हम एक्सेस में लेते हैं, इसलिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन लगभग सेम रहती है, अप्रॉक्स सेम रहती है, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अगर हम हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं तो हाइड्रोलिसिस के इक्वेशन में ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को K ना लिख करके हम लोग एक नया नाम देते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। नया नाम दे दिया जाता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। KH से रिप्रेजेंट करते हैं और हम इसको लिख सकते हैं क्या? Ha, BOH, ये कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Ba का कॉन्सेंट्रेशन। यहां तक की बात सबको क्लियर है? प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा। क्या पढ़ा था? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा। वो कैसे निकालते थे हम लोग? वो हम लोग निकालते थे नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे तो निकालते थे। कितने मोल डिसोसिएट हुए डिवाइडेड बाय टोटल कितने मोल्स हैं, तो इससे अल्फा आ जाता था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रही है तो यहाँ पे नया टर्म यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। इसको अल्फा से डिनोट कर रहे हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं H से, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। और ये H जो होता है ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइज, कितने मोल्स हाइड्रोलाइज हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट टेकन। मतलब आपने शुरुआत में कितना मोल लिया है सॉल्ट का और कितने हाइड्रोलाइज हो गए, उनका अगर रेशियो निकाल लो तो वो आ जाता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। क्लियर? यहां तक की बात? अब देखो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, 3 केस की 3 इक्वेशन है, 3 फॉर्मूला है, अगर एक साथ याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे हमने पहला केस लिया सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये सॉल्ट लिया। दूसरा केस है सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड।
और तीसरा केस है सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस एंड वीक एसिड, दोनों ही वीक लेंगे। ठीक है, इक्वेशन देखो कैसे लिखा जाएगा। जब एसिड वीक है और एसिड से कौन सा पार्ट आता है, निगेटिव पार्ट आता है, तो अगर हम इक्वेशन लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे Ba प्लस H2O, जनरल इक्वेशन तो ऐसे ही आएगी Ha प्लस BOH। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये वीक है और ये स्ट्रांग है, तो मैंने आपको बताया जो स्ट्रांग होता है उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पाता है स्ट्रांग पार्ट का, तो स्ट्रांग पार्ट आयंस के फॉर्म में रहेगा। कैसे, अगर इसका आयनिक इक्वेशन लिखें हम तो ये B प्लस A माइनस से बना हुआ होगा, ये H2O जो होता है ये H प्लस और OH माइनस से बना होता है। अगर हम इस एसिड को देखें तो एसिड की हाइड्रोलिसिस होगी तो एसिड वाला पार्ट जो होगा Ha बना रहेगा, और ये पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्यूशन में आप देखोगे तो ये B प्लस और OH माइनस के फॉर्म में। अगर दोनों तरफ से हम कॉमन चीज़ों को हटाएं तो B प्लस कट जाएगा, OH माइनस हट जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखो तो A माइनस प्लस H गिव्स Ha, ये हुआ इसकी हाइड्रोलिसिस का इक्वेशन, जिसको हम बोल रहे हैं एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। एनायनिक क्यों बोला, क्योंकि A माइनस की ही हाइड्रोलिसिस हो रही है, ये जो B प्लस है इसकी हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं। ठीक है, अब जस्ट अपोजिट कर दो, बेस वीक ले लो और स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो तो क्या हो जाएगा, ये पहला इक्वेशन तो सेम टू सेम रहेगा, लेकिन सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, अगर यहाँ पे हमारा वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये अब आयंस में ब्रेक होगा और ये आपका हाइड्रोलाइज होगा। कैसे, इसको तो ऐसे ही लिखोगे, अब एसिड क्या होगा, आयंस में ब्रेक हो जाएगा और जो बेस है वो ऐसा रहेगा। अब यहाँ पे अगर कॉमन देखो तो क्या क्या है, B प्लस, नहीं B प्लस तो यहाँ पे है नहीं कॉमन, B नहीं कटेगा, A माइनस H प्लस ये कट जाएंगे और आपका बचेगा क्या, B प्लस OH माइनस BOH। देख पा रहे, क्लियर है ये बात। और अगर दोनों हाइड्रोलाइज होते हैं तो दोनों ही इस फॉर्म में रहते हैं, तो अगर आप सॉल्ट को ऐसे लिखो तो कुछ भी कट नहीं होगा भाई, ये भी ऐसे रहेगा, ये दोनों ही वीक है, तो दोनों ही हाइड्रोलाइज हो रहे हैं तो आयंस के फॉर्म में कोई भी नहीं दिखाई देगा, हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। अब तीनों के केस में पीएच का कैलकुलेशन एक डेरिवेशन के थ्रू किया गया है, तो हम लोग सीधे सीधे पीएच का फॉर्मूला याद रखेंगे। कैटायनिक एनायनिक हम समझ गए कैसे इक्वेशन लिखेंगे, मान लो कहीं पे किसी क्वेश्चन में इक्वेशन लिख के दिया हो तो हम उस चीज़ को समझ पाए, इसके लिए मैंने आपको ये बता दिया। अब सबसे पहला है हमारा जो फर्स्ट वन है वो क्या है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ, दूसरा वाला वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ, और तीसरा वाला
वीक बेस और वीक एसिड दोनों से बना हुआ है। तो सबसे पहले हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मूला लिखते हैं। कैसे आएगा? अगर हमें KH निकालना है, KH का मतलब हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, तो ये सीधे सीधे आएगा KW डिवाइडेड बाई KA। KH इज इक्वल टू दिस। ये क्या है? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ये जो वीक एसिड है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्वेश्चन में गिवन होगा, और ये है आपका आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसकी वैल्यू 10⁻⁻14 होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये KH का फॉर्मूला। अब यहाँ पे वीक एसिड था तो KH का फॉर्मूला KW बाई KA हो गया। जो चीज़ वीक होगी वो नीचे आ जाएगी फॉर्मूला में, ये याद रखना है। यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पे K भी आ जाएगा, इतना ही डिफरेंस है। और जब हम लोग दोनों चीज़ें वीक लेंगे तो दोनों चीज़ों के वीक में यहाँ पे KW, यहाँ पे आ जाएगा KA मल्टीप्लाइड बाई KB। याद रख लेंगे ये फॉर्मूला इस तरीके से। जो भी चीज वीक है उसका कांस्टेंट नीचे आना है। पहले वाले में वीक एसिड है तो Ka आएगा, दूसरे वाले में वीक बेस है तो Kb आएगा, तीसरे वाले में आपका दोनों चीजें वीक हैं तो नीचे की तरफ आपका डिनोमिनेटर में आपके K मल्टीप्लाइड बाई Kb आ जाएगा। अब अगर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालना है, सॉरी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालनी है, तो फॉर्मूला होता है √KH बाई C। अब KH की वैल्यू इसके केस में KW बाई KA है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे अगर निकालना है तो सेम है, √KH बाई C। C आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगा, तो यहाँ पे आ गया KW KB इंटू C। यहाँ पे अगर निकालना है आपको H की वैल्यू निकाल रहे हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? H की वैल्यू रूट ऑफ KW KB इंटू C। अब हमें अगर pH निकालना है तो pH का फॉर्मूला ध्यान से देखते हैं। pH का फॉर्मूला फर्स्ट केस में अगर हम बात करें तो pH का फॉर्मूला आएगा -½ log KW प्लस log KA माइनस log C। log KW log KA माइनस log C। और अगर आपको इस फॉर्मूला को PK के फॉर्म में याद करना है तो आप ऐसे लिखो, हाफ, यहाँ पे लिखो PKW, यहाँ पे लिखो PKA, और यहाँ पे लिख दो log C। यही अगर आपको करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7 प्लस हाफ PKA प्लस log C। कोई एक चीज भी याद रख सकते हो आप, और कोई 2-3 चीजें भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि आप कौन सा फॉर्मूला याद रखोगे, दोनों में से कोई भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे log C माइनस में नहीं आना चाहिए, आई थिंक माइनस में क्यों आ रहा है, एक बार देख लेती हूँ। नहीं, माइनस में ही आया, हाफ हाफ माइनस हाफ हो जाएगा प्लस, हाँ ठीक है। तो pH का कोई भी एक फॉर्मूला याद रख लो, उससे आप
क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। किसी किसी को पहला याद करना इजी होता है, किसी किसी को लास्ट वाला याद करना इजी होता है। जो भी आपको याद हो जाए उसको आप याद कर लो। एक याद कर लोगे तो बाकी दोनों के बन जाएंगे इजीली। दूसरे वाले की अगर बात करो, जब हम स्ट्रॉन्ग आपका ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग ले लो एसिड और वीक ले लो बेस, तब पीएच का फॉर्मूला देखो क्या बनता है। तब पीएच का फॉर्मूला अगर हम देखें तो यहाँ पे हाफ सेम टू सेम, ये लॉग के डब्ल्यू सेम टू सेम, यहाँ पे लॉग के बी आ जाएगा माइनस में, और यहाँ पे लॉग सी आ जाएगा इस तरीके से प्लस में। अब अगर दूसरा फॉर्मूला देखो तो हाफ लॉग के डब्ल्यू माइनस पी के बी माइनस लॉग सी, और अगर थर्ड फॉर्मूला देखो तो 7 माइनस हाफ पी के बी प्लस लॉग सी। ठीक है, तो चाहे ये याद कर लो, ये याद कर लो, या ये तीनों से आपकी बात बन जाएगी। थर्ड केस अगर हम देखें तो थर्ड केस में क्या होता है, थर्ड केस में एक यहाँ पे वो हो गई, थर्ड केस में ये सी कॉन्सेंट्रेशन नहीं आता है। थर्ड केस में के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई के एन के बी ये वैल्यू आती है केवल। और अगर हमें पीएच निकालना है थर्ड केस का, तो थर्ड केस के पीएच के लिए फॉर्मूला हम लगाते हैं माइनस हाफ लॉग के प्लस लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग के बी। तो अगर दोनों चीज़ें वीक हैं तो जो पीएच होता है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि पीएच के फॉर्मूला को जब डेरिवेशन से निकाला गया तो ये देखा गया कि उसमें कंसंट्रेशन टर्म नहीं आ रहा है। एक बार असर्शन रीजन काइंड ऑफ क्वेश्चन इसमें बनाया गया था। ठीक है, कि आपका जब दोनों वीक है तो इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा क्या, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट या आपका डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस या पीएच। तो हम लोग क्या बताते हैं कि ये डिपेंड नहीं करेगा। अगर दूसरा फॉर्मूला लिखना है तो हाफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए माइनस पी के बी। कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लो, आपकी बात बन जाने वाली। जो भी आपको याद हो जाए उसको एक को याद करके अपना काम निकालना है। अगर पहला याद हो जाता है, पहला देखो क्या है, माइनस हाफ बाहर है, तीनों फॉर्मूला में माइनस हाफ बाहर है। अगर हम देखें तो लॉग के डब्ल्यू पॉजिटिव है, इसमें भी लॉग के डब्ल्यू इसमें भी पॉजिटिव है, लॉग के डब्ल्यू इसमें भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो इतनी बात समझ आती है कि सारे फॉर्मूला में हमें लॉग के डब्ल्यू पॉजिटिव लेना है। उसके बाद अगर देखो तो लॉग के है यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे माइनस लॉग के भी है निगेटिव। यहाँ पे लॉग सी निगेटिव है, यहाँ पे लॉग सी पॉजिटिव है। मतलब यहाँ लॉग के पॉजिटिव ले रहे हो, लॉग सी को निगेटिव ले रहे हो, तो इसका जस्ट अपोजिट कर दो। यहाँ पे माइनस लॉग के भी कर दो और लॉग सी पॉजिटिव कर दो। यहाँ पे थर्ड वाले फॉर्मूला में सी को याद ही नहीं रखना है, सी का टर्म लेना ही नहीं है। के डब्ल्यू तो आप पॉजिटिव ले ही रहे हो, पहले के को पॉजिटिव लो, के बी को निगेटिव लो। तो फर्स्ट फॉर्मूला भी अगर आप इस ट्रिक से याद कर लेते हो तो आपकी बात बन जाएगी, न्यूमेरिकल आपके निकल पड़ेंगे। क्लियर होती है बात सबको? अब हम लोग एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। देखो, pKa of acetic acid and pKb of ammonium hydroxide ये गिवन है। ये दिया हुआ है 4.76, ये दिया हुआ है 4.75। बोल रहे हैं कैलकुलेट pH of ammonium acetate solution।
अच्छा, जब भी सॉल्यूशन की बात की जाती है और आपको सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ, तो सॉल्वेंट हम लोग मानते हैं कि वाटर का ही सॉल्यूशन है, वाटर में सॉल्यूशन बनाया गया। अमोनियम एसीटेट, तो अमोनियम एसीटेट का फॉर्मूला अगर लिखो तो ये बनता है अपना। अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला हमारा क्या बन रहा है, अमोनियम एसीटेट बनाना है। एसीटेट होता है CH3CO-, अमोनियम हो गया NH4+। तो ये सॉल्ट बन गया। अब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, तो ये हाइड्रोलिसिस इसी से होगी आपकी, ये एसिड बनेगा और ये बनेगा। ठीक है, तो इक्वेशन से यहाँ पे मतलब नहीं था। अमोनियम एसीटेट की हाइड्रोलिसिस हो रही है, इक्वेशन हमने क्यों यूज़ की, देखा कि ये वीक एसिड है और ये वीक बेस है, इससे बना हुआ सॉल्ट है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, सॉल्यूशन का पीएच। तो हमें फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला अभी अभी मैंने आपको बताया था कि क्या याद रखना है फर्स्ट फॉर्मूला में, कि पीएच इज इक्वल टू -½ pKw, तो पॉजिटिव लेना है, नहीं log Kw तो पॉजिटिव लेना है, ले लेते हैं भाई। और बाकी के को पॉजिटिव में और Kb को नेगेटिव में। ये लेना है हमें, बाहर की तरफ -½ है। अब जो वैल्यूज दी हुई है उसको यूज कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखो, हमें वैल्यू pKa की दी हुई है और pKb की दी हुई है, और p का मतलब होता है माइनस लॉग, आपको पता है। तो इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू है pKa दिया हुआ है, मतलब -log K दिया हुआ है, और pKb गिवन है, मतलब -log Kb हमारे पास गिवन है। ये दिया हुआ है 4.76, ये दिया हुआ है 4.75। ठीक, अब इक्वेशन में हमें चाहिए क्या, इक्वेशन में हमें चाहिए log K। तो हमारे पास -log K है 4.76, तो log K क्या बन जाएगा, -4.76 बन जाएगा। क्या कहते हैं भाई, साइन इधर चला गया। अब इक्वेशन में देखो, दूसरा क्या चाहिए, -log Kb चाहिए। तो हमारे पास -log Kb की वैल्यू दी हुई है 4.75, तो ये तो ऐसे के ऐसे ही यूज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं log Kw होता है 10⁻⁻14। log K हो गया आपका माइनस में 4.76, ये आपका है 4.75, वैल्यू रख लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -14 log 10 आ जाएगा। इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो ये माइनस में 0.01 आ जाएगा आई थिंक, क्योंकि इससे इसको माइनस करोगे लेकिन साइन इसका आएगा, ये बड़ा है। अब -½ का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -½ का जब मल्टीप्लाई करो, पहले माइनस का कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा पहले माइनस का कर दें तो 14 log 10 हो गया, और फिर उसके बाद हमारे पास था माइनस का कर रहे हैं तो यहाँ पे +0.01, ये हो गया। और ½ तो बाहर अभी है ही है, इसको हम 14 log 10 को 14 लिख लेते हैं, log 10 की वैल्यू 1 होती है। इसको सॉल्व कर लो, 14 + 0.01 हो गया, ये कितना आ जाएगा, 7.05 ये आएगा क्या pH।
क्या कहते हैं? प्रोसेस समझ आया? क्वेश्चन में आपको पीकेबी पीकेए एसिड और बेस के लिए दिया था। सॉल्ट जो बना था वो वीक एसिड और वीक सॉल्ट बेस से बना हुआ था। तो वीक एसिड वीक बेस से बना था, तो हमें अगर फॉर्मूला सीधे सीधे पता है तो फॉर्मूला में रख देंगे। फॉर्मूला में आपका ये जो लॉग लॉग हो माइनस लॉग होता है उसको ही हम पी बोलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी वैल्यूज को सेट कर लिया, सॉल्व कर लिया, पीएच आ गया। ठीक, तो आप देख पा रहे हो वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट है, तो पीएच अप्रॉक्सी 7 है। इसको आप अप्रॉक्सी 7 लिख सकते हो ना। और अगर अप्रॉक्स 7 पीएच है तो न्यूट्रल ही होगा अप्रॉक्स, है ना, न्यूट्रल से थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.005। अब कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस। अब देखो जैसे एक और है पीएच कैलकुलेशन का, इसको कर लेते हैं, फिर हम लोग पीवाईक्यू करेंगे। क्वेश्चन है कैलकुलेट हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बताना है एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड पीएच ऑफ 0.1 m KCN सॉल्यूशन। KCN सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर SCN। अच्छा, जो चीज़ वीक होगी ना उसके लिए देगा के बी जो भी है वो दे देंगे। एस फॉर SCN K इज इक्वल टू 6.2 10⁻⁻10। अब SCN के लिए दिया हुआ है ना, ये जो सॉल्ट बना है वो किससे बना है? अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये K प्लस CN माइनस में ब्रेक होगा। और सॉल्ट किससे बना है? K प्लस को OH माइनस दे दो और इसको H प्लस दे दो, तो ये बन गया KOH। अब हमने बेस पता लगा लिया कौन सा है और एसिड पता लगा लिया SCN। ठीक है, वैसे याद रखो कि SCN वीक एसिड है, लेकिन अगर आपको नहीं भी पता है तो देखो इसी के लिए K दिया हुआ, वीक वाले पार्ट के लिए ही देंगे वो कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट। जो स्ट्रांग होता है उसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। तो हमें पता चल गया कि ये वीक एसिड है और KOH हमें पता है स्ट्रांग बेस होता है। तो जो चीज़ वीक होगी उसी की हाइड्रोलिसिस होगी, उसी के लिए आपका कांस्टेंट दिया है। अब कुछ नहीं करना है, हमने सीधे सीधे हमको सबसे पहले KH निकालना है। तो KH सबसे पहले क्या था? KW/K। जो चीज़ वीक है उसका कांस्टेंट लगा दो। KW आपका होता है 10⁻⁻14। K क्वेश्चन में गिवन है, आ जाएगा आंसर। KH आ गया। उसके बाद पूछ रहे हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। पहले हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट पूछा, फिर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया? √KH एंड डिवाइडेड बाय आपका C। KH की वैल्यू हमारी आ चुकी है तो इसका रूट ले लो। और कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.1। सबको क्लियर होती है यहाँ तक की बात? फिर थर्ड पूछा आपको पीएच का भी सीधा सीधा फॉर्मूला है इसके। जब एसिड वीक है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो जो पहला फॉर्मूला था वही यूज़ करना है हमको, -½ या किसी किसी को कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लास्ट वाला फॉर्मूला आसानी से याद हो जाता है, तो लास्ट वाला भी याद रख सकते हो। pH इज इक्वल टू 7 + ½ pKa + log C। सेवन + ½ pKa + log C। C की वैल्यू भी दी हुई है आपको, K की वैल्यू भी दी हुई है, P का मतलब होता है माइनस लॉग, और वैल्यू रख के हम सॉल्व कर लेंगे। P का मतलब होता है माइनस लॉग, K की वैल्यू क्वेश्चन में है
लॉग सी, सी की वैल्यू ये गिवन है, रख के वैल्यू निकाल लेंगे। क्या कहते हैं, हो जाएगा, इजी है। डेरिवेशन कैसे करना उसमें मत पड़िए, डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या है कैसे, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें क्या याद रखना है कि कैसे कैसे। एक पॉइंट और याद रखेंगे कि अगर हम बात करें एच की, अगर हम बात करें पीएच की, अगर हम बात करें केएच की, तो ये तीनों चीज़ें नॉट डिपेंड ऑन concentration for salt made of weak acid and weak base। अगर दोनों वीक है, उनसे बना हुआ सॉल्ट है, तो उसके लिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, पीएच, ये सब कंसंट्रेशन के ऊपर, सी के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। अब इस चैप्टर में आपके जितने टॉपिक थे वो हमारे ख़त्म हो चुके हैं। अब हम लोग करते हैं इस चैप्टर के थोड़े PYQ। मैंने बोला था ना आज आपको PYQ करवाऊंगी। बच्चा पार्टी स्टार्ट करूं? आयुष क्लास में है? आयुष, चीज़ें क्लियर हो रही हैं? हाँ, चैप्टर वो करते जाइए। बहुत हल्के लेवल के क्वेश्चन आते हैं नीट में, लेकिन बेसिक तो पूछा ही जाएगा, बेसिक तो आता ही है, तो इसलिए साथ साथ में करते जाइए। ठीक है, चलो क्वेश्चन करें कुछ हम लोग। हाँ, 2-3 क्वेश्चन मैंने निकाले थे। सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन में दिया जा रहा है, देखो स्टोइकियोमेट्री and solubility product of salt with solubility curve given। ठीक है, ऐसे दिया हुआ देखो, मान लो ये 1 2 3 इस तरीके का ग्राफ है, और आपको दे रहे हैं यहाँ पे y के लिए, और यहाँ पे दे रहे हैं x। ठीक है, और ऑप्शंस कैसे बना रखे हैं इन्होंने, पहला दिया हुआ है x2y, दूसरा दिया हुआ है xy, तीसरा दिया हुआ है आपका xy2, और चौथा दिया हुआ है xy2।
यहाँ पे लिखा है एम क्यूब एम क्यूब एम क्यूब। ठीक है, तो देखो क्या कह रहे हैं, एक्स और वाई को ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया इन्होंने और पूछ रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और स्टोइकोमेट्री क्या होगी सॉल्ट की। ये पहला वाला ऑप्शन है X2Y और उसमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं आपका 2 × 10⁻⁹। दूसरे वाले में इस तरीके से फॉर्मूला दे रहे हैं, तो क्या हो सकता है? क्वेश्चन समझ में आया? पढ़ के बताओ, ये कह रहे हो लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ये पूछ रही हूँ। अच्छा देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, स्टोइकोमेट्री एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट विद सॉल्युबिलिटी कर्व गिवन बिलो इज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा है एम, यहाँ पे ऐसे लिखा है बाई में एम एम, यहाँ पे लिखा हुआ बाई में एम एम। ठीक है, और ये एक ग्राफ दिया है, यहाँ पे y की वैल्यू mm में दिया हुआ है और यहाँ पे आपका x का वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3 इसमें। तो ये जो कर्व है ये किससे मैच हो रहा है ये पूछ रहा है, कौन से डेटा से मैच होगा ये पूछा जा रहा है। आंसर सी है। अच्छा देखती हूँ एक बार, सॉल्व तो मैंने किया नहीं है तो एक बार देख लेते हैं। 57 नहीं, इसका आंसर दे रहे हैं डी। देखो सबसे पहले चीज क्या नजर जानी चाहिए हमारी कि अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, ठीक है, ऑप्शंस में वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको दिया हुआ एम क्यूब। एम क्यूब का मतलब क्या होता है, एम क्यूब का मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 3 दिया हुआ है ना, मोलैरिटी रेज टू पावर 3 दिया हुआ है। मोलैरिटी रेज टू पावर 3 का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो आपकी सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी मोलैरिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी को मोल पर लीटर में, तो जो सॉल्युबिलिटी है उसको क्यूब किया गया है। इतना समझ आता है? केएसपी निकालते समय सॉल्युबिलिटी को क्या किया गया है, क्यूब किया गया है। और अगर सॉल्ट का फॉर्मूला ये है, देखो सेकेंड ऑप्शन को ध्यान से देखो, अगर सॉल्ट का फॉर्मूला XY है तो ये क्यूब आ सकता है क्या? सॉल्ट का फॉर्मूला अगर XY हो गया तो ये ब्रेक होगा X, इसके ऊपर जो भी चार्ज हो, और ये ब्रेक होगा मान लो +1 -1 ऐसे हम लिख लें, ये इसमें और इसमें ब्रेक होगा तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 1 आएगा ना, तो ये S होगा ये S होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो S स्क्वायर आएगा, क्या कहते हो इस केस में। और सॉल्युबिलिटी हम लोग लेते हैं मोल पर लीटर में,
जिसको हम लोग मोलरिटी भी बोल सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यूनिट एम स्क्वायर आएगी, ये वाले के अकॉर्डिंग। और सबकी यूनिट क्या दे रखी है, अगर सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की यूनिट देखो तो सबकी एम क्यूब है, सारे ऑप्शन में देख पा रहे हो। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गया। क्या कहते हैं सब लोग, ये बात समझ आ रही है? सेकेंड ऑप्शन को हमने ऐसे ही कट कर दिया, ठीक। अब हम बात करते हैं फर्स्ट की, थर्ड की और आपकी फोर्थ की। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में अगर देखते हैं हम, तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में क्यूब आ जाएगा। क्यों क्यूब आ जाएगा कि मान लो ये ब्रेक होता है 2x में और ये ब्रेक होता है y में, है ना। ये 2x + 1 मान लो, ये y - 2 मान लो, तो ये 2s हो जाएगा और ये s हो जाएगा। अब ये 2s का स्क्वायर बनाओगे इसको KSP जब लिखोगे तो, और इसको s लिखोगे तो ये 4s का क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ s क्यूब आ सकता है, ऑप्शन है, देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाले जो ऑप्शन है आपके XY ट्यूब में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसमें 2y हो जाएगा, यहाँ पे 2x था, यहाँ 2y हो जाएगा, उस जगह पे ये चीज आ जाएगी, ठीक। अब m क्यूब, ये 3 ऑप्शन में से अब हमको सेलेक्ट करना है कि कौन सा अपना ऑप्शन हो सकता है। अब क्या चीज को हम देखें ध्यान से, अब इसमें देखो, यहाँ पे दिया हुआ है देखो 4 10⁻⁹, यानी इक्वेशन तो अपनी ऐसी ही बननी है 4s क्यूब वाली। अब अगर हम देखें, इसको बनाओ, देखो 4s क्यूब बननी है ना, तो सॉलिबिलिटी क्या हो सकती है 4s क्यूब अगर हमें बनानी है। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखो, तो फर्स्ट ऑप्शन में अच्छा, सॉलिबिलिटी 1 2 3 फुल टर्म्स में ऐसे दी हुई है। अगर यहाँ पे देखें 10⁻³ सॉलिबिलिटी को हम ले लें 10⁻³ अगर ले लो, तो आप क्यूब बनाओगे इसका, ठीक है, और फिर उसके बाद 4 का भी मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या बनेगा, 4 10⁻⁹ बनेगा, ठीक है। और फर्स्ट ऑप्शन से ये मैच नहीं कर रहा, सेकंड वाले को हमने ऐसे ही डिस्कार्ड कर दिया पहले ही, थर्ड ऑप्शन में भी ये नहीं बैठ पाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है, और फोर्थ ऑप्शन में ये बैठ जाएगा क्या, क्या कहते हैं, फोर्थ ऑप्शन में ये बैठ जाएगा, ठीक है। और इसमें हम लोग इसको मतलब केवल इस क्वेश्चन को केवल ऑब्जर्व करके ही कर सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ ये कैलकुलेटिव या वैसा लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है। इसको हम लोग केवल बस एक छोटा सा लॉजिक बैठा के ही कर सकते हैं, बाकी इसमें कुछ वैसी चीज नहीं है, उस तरीके का दम नहीं है, घुमाने की कोशिश की गई है, और जो घूम जाए सो गलत कर जाए, जो नहीं घूमेगा वो कर ले जाएगा। और कराया जाए, और क्वेश्चन करवाओ। क्वेश्चन है आपका, कुछ स्टेटमेंट दिए, पहला स्टेटमेंट, कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं वो आपको बताने हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया हुआ है पहले उसको एनालाइज कर लेंगे, pH ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग 400 ml 0.1 m H2SO4 and 400 ml 0.1 m NaOH will be approx 1.3,
ठीक है, अब देख लेते हैं भाई मिक्सिंग से ये सही है गलत है, पीएच आ रहा है क्या, चेक कर ले सही है गलत है। पीएच निकालना है, पीएच के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इसको हम लोग क्या करें, पहले सबसे पहले आप देखो कि इसकी वो क्या आ रही है, मिली मोल्स निकाल लेते हैं कौन कौन किसको किसको। N1V1 निकाल लेते हैं पहले, Na एसिड का निकालो। नॉर्मेलिटी अगर बोलो तो नॉर्मेलिटी बाई मोलरिटी होता है N फैक्टर, तो एसिड के लिए H2SO4 के लिए 2H+ देता है, तो ये 2 हो गया। तो नॉर्मेलिटी आ गई आपकी 2m, तो 2 × m दिया हुआ 0.1, तो 0.2 आ गया। और वॉल्यूम 400 दिया हुआ है एसिड के लिए, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 आ जाएगी। ऐसे ही बेस के लिए निकाल लो NbBb। NaOH क्योंकि एक ही OH देता है तो इसकी मोलरिटी और नॉर्मेलिटी सेम होगी, तो यहाँ 0.1 लगा देते हैं। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है। ये क्वेश्चन कौन सा है, मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस को जब मिक्स करते हैं तो फाइनल सॉल्यूशन के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे आपका पीएच, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, अब अगर देखो तो एसिड के ज़्यादा है बेस के कम है, MEQ। तो आपको पता है अगर N फाइनल निकालना है तो क्या करते थे, जो ज़्यादा हो उसमें से कम वाले को माइनस कर दो और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कर दो। कर दिया। NaVa 80 है, ये आपका 40, टोटल वॉल्यूम 80 + 40, नहीं सॉरी 400 + 400, टोटल वॉल्यूम तो ये है ना, ये आ गया 40 डिवाइडेड बाय 800, ये आपका कितना हो जाएगा, 1/20 आ जाएगा N फाइनल। फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी आ गई 1/20। अब फाइनल सॉल्यूशन होगा किसका, जिस एसिड का होगा, क्यों, क्योंकि एसिड के ज़्यादा है, फाइनल सॉल्यूशन आपका एसिडिक होगा। तो आपको बताया था मैंने फाइनल सॉल्यूशन जैसा आता है वही नॉर्मेलिटी जो होती है वही H+ हो जाती है, तो ये H+ हो जाएगा। इसका मतलब H+ का कॉन्सेंट्रेशन आ गया 1/20। इसको H+ हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें पता लगा कि फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक है। वो कैसे पता लगा, क्योंकि एसिड का N × V हाई था, ज़्यादा था, तो ये H+ आ गया। आप pH निकाल लेंगे, ये 1/20 को हम लिख सकते हैं, इसको log 1 लिखो माइनस log 20 कर दो, ये माइनस अंदर चला जाएगा। अब ये माइनस log 1, ये तो 0 ही होगी वैल्यू, log 20 की वैल्यू रख लेते हैं। log 2 + log 10, log 2 होता है 0.3010, log 10 होता है आपका 1, तो ये आ गया 1.3010। क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या कह रहा था, इसका अप्रॉक्सीमेट 1.3 है, राइट हो गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है। अब देखो इस क्वेश्चन में सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। आपको बताया हुआ है कि आयनिक प्रोडक्ट KW को बोलते हैं, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, भाई KW को बोलते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये 10⁻⁻14 होता है,
लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो ये चेंज होता है, मतलब टेम्परेचर से डिपेंडेंट होता है। तो ये भी राइट है, राइट स्टेटमेंट है। थर्ड देखिए, थर्ड दिया हुआ है अ मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड का मतलब वो एक H प्लस दे रहा है। एसिड विद Ka is equal to 10 raised to power minus 5 has pH is equal to 5. The degree of dissociation of acid is 50%. ये पता लगाना सही है गलत है, ठीक है। सॉल्व करें। मोनोबेसिक एसिड का मतलब एक H प्लस देगा, कोई भी एसिड मान लेते हैं, है ना। मान लो HCl मान लिया हमने। HCl आपका ब्रेक होगा कैसे, H प्लस और Cl माइनस, इसी में तो ब्रेक होगा, ठीक है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लो C है, ये 0 है, ये 0 है। अब बोल रहे हैं कि pH है 5। pH 5 होने का क्या मतलब है, देखो इसको C माइनस सी अल्फ़ा कर दो, यहाँ पे आप C अल्फ़ा ले लो, यहाँ पे C अल्फ़ा ले लो। अब अगर Ka निकालोगे तो Ka क्या आएगा, C स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाई C माइनस सी अल्फ़ा, ये आएगा। यहाँ पे C को कॉमन लोगे तो ये कट जाएगा यहाँ से, C अल्फ़ा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फ़ा, ये आने वाला है अपना आंसर। मतलब इससे निकालना है हमें आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। K दिया हुआ है 10 रेज़ टू पावर माइनस 5, pH दिया हुआ है 5, तो pH 5 है, K आपका 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 50% होगा। ये हमें चेक करना है। अल्फ़ा की वैल्यू 50% आनी चाहिए, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू आनी चाहिए 0.5। तो ये वैल्यू रख के हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, क्या कहते हैं आप लोग। अब आप बोलेंगे हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन कहाँ दिया हुआ है, हमारे पास pH दिया है, ठीक है भाई, pH दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। pH से हमें क्या पता लगता है, pH से हमको पता लगता है, pH दिया हुआ है 10 रेज़ टू पावर माइनस 5, pH से हमको पता लगता है कि pH होता है माइनस लॉग H प्लस, तो H प्लस निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से। अगर हम बोले लॉग H प्लस निकालना है तो माइनस इधर चला जाएगा, ये बन जाएगा। और अगर हमें H प्लस निकालना है और इसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए हम ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल इजी वे में। कैसे, हमारे पास pH का एक फॉर्मूला ये भी होता है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन माइनस pH, सॉरी 10 रेज़ टू पावर होता है, ये नहीं। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस pH, एक फॉर्मूला ये भी होता है, ठीक है। अब हमें चाहिए H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, और अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे बता सकते हैं। pH हमारा pH 5 दिया हुआ है, ठीक है, तो pH 5 है तो यहाँ पे रख लो। pH 5 है तो H प्लस आ जाएगा अपना, 10 रेज़ टू पावर माइनस pH रखना है, तो ये 5 आ गया। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास आ गई। अब क्वेश्चन की इक्वेशन अगर देखो तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या है, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन C अल्फ़ा ही तो है, तो इसका मतलब हमारे पास आ गया C अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5, और अल्फ़ा इज इक्वल टू है 0.5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो C क्या आ जाएगा, C आ जाएगा आपका
सी अल्फा इज इक्वल टू 10⁻⁻5, अल्फा इज इक्वल टू 0.5 है, तो सी आ जाएगा हमारा 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 0.5। ये वैल्यू आ गई सी की। ठीक है, अब सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे और पुट करके देखेंगे के की वैल्यू 10⁻⁻5 अगर आती है तो सारी कंडीशन फिट हो जाएगी अपनी, तो रख लेते हैं। यहाँ पे सी आ गया, ये अल्फा दिया हुआ है 0.5, यहाँ पे 1 माइनस अल्फा करोगे, देख पा रहे हैं सब लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 और नीचे 1 माइनस 0.5 करोगे तो ये भी 0.5 आएगा, तो ये पूरी वैल्यू कट गई। अब के क्या गया 10⁻⁻5, तो ये वैल्यू 10⁻⁻5 आ गई, तो इसका मतलब पूरी कंडीशन जो क्वेश्चन में दी हुई है वो सही दी हुई है कि अगर कोई एसिड है जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 50% है, पीएच 5 है, तो उसकी के की वैल्यू ये होगी। या कोई मोनोबेसिक एसिड है, उसका के इतना है, पीएच इतना है, तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 50% होगा। तो ये भी इक्वेशन राइट है स्टेटमेंट। क्लियर हुई बात? इस फॉर्मूला में ये दोनों चीजें दे दी थी, पीएच दे दिया था, और आपको कंडीशन ये पता लगानी थी कि ये सही है या नहीं है। तो हमने क्या किया, पीएच के थ्रू सी निकाल लिया, और सी निकालने के बाद सी और अल्फा को यूज करके के निकाल लिया। देखा कि सी और अल्फा यूज करने पे के की वैल्यू सेम टू सेम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ गई, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट अपना राइट हो गया। अब लास्ट स्टेटमेंट दिया है इन्होंने, जो फोर्थ है वो है ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल नॉट एप्लीकेबल फॉर कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट क्या था भाई, एक कोई सोल्यूशन था, उसमें हमने दूसरा सोल्यूशन डाल दिया जो कॉमन आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये एक अलग तरीके की थ्योरी है, ये ली चिटेलियस प्रिंसिपल इसको फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया हुआ है, अब इन्होंने ऑप्शंस ऐसे बनाए हैं। ए ऑप्शन बनाया फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ करेक्ट है। बी ऑप्शन बनाया सेकंड और थर्ड करेक्ट है। और सी ऑप्शन बनाया फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। और डी ऑप्शन बनाया फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है। ठीक है, तो जो ली चेटेलियस प्रिंसिपल होता है वो कॉमन आयन के लिए अगर हम देखें, नहीं सॉरी, ली चेटेलियस प्रिंसिपल के बारे में याद रखेंगे, क्योंकि ये प्रिंसिपल भी इक्विलिब्रियम पे काम करता है। ठीक है, तो कोई भी चीज जो इक्विलिब्रियम पे वर्क करेगी वो आपका ली चेटेलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगी। तो कॉमन आयन भी जब हम बात करते हैं तो उसमें भी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने पे ही ये बात की जाती है, तो ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ली चेटेलियस प्रिंसिपल जो होता है वो एप्लीकेबल कर सकते हो आप कॉमन आयन इफेक्ट पे भी। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है और आपका फोर्थ वाला गलत है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप कर लेंगे क्या? जैसे क्वेश्चन आपको कराए इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा इतना टफ वफ वाले क्वेश्चंस बनते नहीं हैं।
एक लास्ट क्वेश्चन करो और फिर क्लास ऑफ करते हैं हम। ये आपको देती हूँ। जल्दी जल्दी दिमाग चलाना, जल्दी जल्दी आंसर बताना, जल्दी आपकी क्लास ऑफ हो। के एस पी दिया हुआ है इसके लिए 1.6 10⁻⁻⁵ और बोल रहे हैं कि मिक्सचर दे रहे हैं 300 ml 0.134 m lead nitrate, चलो मैं ये क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन दे देती हूँ आपको। आज की क्लास ऑफ करते हैं। हाँ ठीक है।